हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज भी आपको डेली करंट अफेयर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश ज़रूर करें कि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी आप उनका एक नोट्स बना लें और वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज बीन एक्सटेंडेड इन द बिल रिसेंटली पास्ड बाय द पार्लियामेंट। हाल ही में संसद द्वारा पारित विधेयक में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1 ईयर 1 साल, ऑप्शन बी 2 ईयर्स 2 साल, ऑप्शन सी 3 ईयर्स 3 साल, ऑप्शन डी 5 ईयर्स 5 साल। देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 ईयर्स 3 साल। तो दोस्तों, जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर होते हैं उनका हाल ही में कार्यकाल संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक का नाम है CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एक ये बिल पास हुआ है। इस बिल के थ्रू जो ईडी के जो निदेशक होते हैं उनका कार्यकाल पहले 2 साल होता था, वो बढ़ाकर 5 ईयर्स कर दिया गया है। यानी कि कितने साल बढ़ाया गया है? तो 3 साल यानी 3 ईयर्स उनका टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। ओके दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं कि ईडी की, तो देखते हैं कि ये जो बिल था वो लोकसभा में कब पास हुआ था। तो ये लोकसभा में ये बिल 9 दिसंबर को यानी 9 दिसंबर को ये लोकसभा में पास हुआ था और ये अब संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। ओके दोस्तों, बात अगर हम ईडी की कर रहे हैं, ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि जो अभी फ़िलहाल ईडी के डायरेक्टर कौन है। तो ईडी के डायरेक्टर जो अभी फ़िलहाल है वो श्री संजय कुमार मिश्रा है। संजय कुमार मिश्रा। ओके दोस्तों, यहाँ पे कार्यकाल को लेकर बात हो रही है। तो हाल ही में इसके पहले सीबीआई का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वो भी पहले उनका सीबीआई के जो डायरेक्टर होते थे उनका कार्यकाल पहले 2 साल होता था, उसको बढ़ा के 5 ईयर्स कर दिया गया है। तो अब ईडी और सीबीआई, ईडी एंड सीबीआई दोनों का कार्यकाल अब 2 साल नहीं बल्कि 5 साल होंगे। जो उनके डायरेक्टर होंगे उनका कार्यकाल 5 साल होगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम ऑफ बिहार हैज बीन गिवन द GI टैग रिसेंटली। निम्नलिखित में से बिहार के किस खाद्य पदार्थ को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? हमारे ऑप्शन है A मगही पान, B सिलाव खाजा, C भागलपुरी जर्दालू, D मिथिला मखाना। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा और हमारा राइट आंसर है D मिथिला मखाना। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बिहार के मिथिला मखाना को, बिहार के जो मिथिला मखाना है उनको GI टैग मिला है। इस मखाना को पहले बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था, बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों ये मिथिला में इसकी ग्रो होती थी, तो मिथिला के लोगों के अनुसार इस मखाना का नाम मिथिला मखाना रखा गया और इस मखाना को इसी नाम से क्या एक याचिका दायर की गई। कहाँ याचिका दायर की गई? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के विभाग में। कहाँ पे दायर की गई? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री एक विभाग होता है यूनियन मिनिस्ट्री कॉमर्स का, जो GI टैग प्रदान करता है। ओके, तो यहाँ पे ये बिहार मखाना को मिथिला मखाना के नाम से एक याचिका दायर की गई और वो याचिका एक्सेप्ट कर ली गई और उन्हें मिथिला मखाना को GI टैग
प्रदान किया गया। ओके दोस्तों, अगर हम बिहार के जीआई टैग वाले खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मगही पान, सिलाव खाजा, भागलपुरी, जर्दालू। जर्दालू क्या है? ये एक मैंगो की किस्म है और ये भी एक खाद्य पदार्थ है। और पान यानी आप तो जानते ही होंगे, पान भी खाद्य पदार्थ ही है। ठीक है, तो इनको हाल ही में नहीं, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। किनके द्वारा? जीआईआर के द्वारा इनको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। लेकिन अगर हाल की बात करें तो हाल में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। Who has been declared the best athlete of the year 2021 by Time magazine? टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए साइमोन बाइल्स, बी लेब्रॉन जेम्स, सी उसैन बोल्ट, डी नीरज चोपड़ा। तो हम अपना राइट आंसर पहले देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ए सिमोन बाइल्स। जी हाँ, सिमोन बाइल्स को टाइम मैगजीन के द्वारा बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है। ये जो बाइल्स हैं ये यूएसए की एक मोस्ट डेकोरेटेड जिम्नास्ट है। क्या है? ये जिम्नास्ट है। ये यूएसए की मोस्ट डेकोरेटेड जिम्नास्ट है जिन्होंने ये इनका नाम ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक अभी हाल में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। इस बात को लेके कि इन्हें 2 मेडल मिला और ये 2 मेडल को लेकर ये टोक्यो ओलंपिक से विड्रॉ इन्होंने कर लिया खुद को। ठीक है, साथ ही साथ ये फेमस इसलिए है क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में अब तक 7 मेडल, कितने मेडल? टोटल 7 मेडल इन्होंने हासिल किया है, जिसमें से 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है। दोस्तों, तो सिमोन बाइल्स एक ओलंपिक मेडलिस्ट है जिन्हें टोटल 7 मेडल मिल चुके हैं। इन्होंने अपने देश को 7 मेडल ओलंपिक का ये दे चुकी हैं। ठीक है, अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं तो इन्हें बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा यह खिताब दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं, लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेब्रॉन जेम्स भी एक बहुत ही फेमस एथलीट है जिन्हें बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर 2020 यानी इन्हें 2020 में ये खिताब टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात ऑप्शन सी की कर रहे हैं, उसैन बोल्ट को तो आप सभी जानते होंगे। ये बहुत ही जमैका के, कहाँ के? ये जमैका के ये बहुत ही फास्ट धावक है, रनर हैं ये। इन्होंने अपने नाम कई सारे खिताब किए हैं। ठीक है, अब ऑप्शन डी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नीरज चोपड़ा, ये भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे हैं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। क्या दिलाया है? गोल्ड मेडल। और ये किस खेल में इन्होंने दिलाया है? तो जैवलिन थ्रो में इन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम की है। तो नीरज चोपड़ा को भी आप भूले नहीं। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको करेंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ हम आपको स्टैटिक की जानकारी भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि ये जो भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल रही है उनकी आप एक नोट्स बनाते चलें और वो एग्ज़ाम्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप उनको अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में भारत के किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है सी राजस्थान। जी, राजस्थान राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से राजस्थान राज्य को जो सम्मानित किया गया है, ये नेशनल एनर्जी
एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी इस दिन पर, यानी ये कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य को क्या एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और यह अवार्ड राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन को ये दिया गया है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि यह अवार्ड किसने दिया है, तो यह अवार्ड हमारे देश के जो यूनियन एनर्जी मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, इन्होंने ये अवार्ड राजस्थान राज्य को दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट डे की भी बात की गई है, आप इस डे को जरूर याद कर ले। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया था, ये दिया गया है आपको एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ए नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य, बी अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, सी कंचूला खड़क मस्क डियर सेंचुरी, कंचूला खड़क कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, डी किलवरी एंड पेंगोट वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, किलवरी और पेंगोट वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है बी अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगभग 54 किलोमीटर, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से लगभग 54 किलोमीटर दूर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ठीक है, तो हाल ही में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, अगर हम इस वाइल्ड लाइफ की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग के कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित किया गया है, तो इको सेंसिटिव जोन एक प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर स्थित नोटिफाइड एरिया होता है। क्या होता है, नोटिफाइड, यानी जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, उनके चारों ओर स्थित ये एक नोटिफाइड एरिया होता है। ठीक है, जिसका मेन एम होता है कि इन क्षेत्रों के आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं उनको विनियमित कर उस क्षेत्र को सुरक्षित रखना। ठीक है, इनका ESJ दैट मीन्स कि इको सेंसिटिव जोन, जो मेन इनका एम क्या होता है कि जो भी जहाँ भी ये जोन घोषित हो रहा है उस जोन के आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रहे हैं उनका अच्छे से मैनेजमेंट करना, ताकि उस जोन के आसपास जितने भी वन्य जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। यानी सेंसिटिव वर्ड से भी आपको मालूम चल रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, ताकि वहाँ पे किसी तरीके से किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाया जाए। ओके दोस्तों, अगर हम अपने ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी कंचूला खड़क कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, ऑप्शन डी किलवरी और पंगोट वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये तीनों अभ्यारण्य उत्तराखंड के ही हैं, ये तीनों सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ MCQs। दोस्तों अगर आप हमारे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर्स, वीकली करेंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस भी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में वो काफ़ी ज़्यादा
आपको सहयोग करे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो हो सके। तो कोशिश करें कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेंगी या यहाँ पे हमने दिया है उन्हें आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले, ताकि आपके जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम हो उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सके। दोस्तों, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इन चैनलों पे भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड हो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।